Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with the exam analysis video and today we will be discussing आपका SSC MTS 2024 का 8th of October का जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट सॉरी उसके जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस एंड ऑल्सो इंग्लिश के जो सिनोनिम्स इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं आपके 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस चाहिए तो दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, आप जल्दी से जाइए उसको देखिए एंड हमें फिर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू आंसर्ड करेक्टली एंड कितना आपका आंसर मैच करने के बाद कितना स्कोर बन रहा है। एंड यस, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है हमसे तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा सो दैट इट हेल्प्स अदर कैंडिडेट्स आल्सो। So yeah, without wasting any more time, let's get into the video and look for the important questions GK GS English के जो कि आपको 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे बेसिकली होगा क्या, आपको मोटा मोटा पता पड़ जाएगा कि एग्जाम का किस तरह का पैटर्न चल रहा है, इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा चल रहा है, वर दे इजी टू मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट रहे हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट जो आपकी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के जिनके अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है उनको एक अच्छा खासा एक सुनहरा मौका मिल जाएगा टू प्रिपेयर देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नई हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जिससे कि आपको तुरंत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। जब भी हम किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा। सो या, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। ओके गाइस, सो बिगिनिंग विद नंबर 1 क्वेश्चन जो कि आपको सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था, which is when did Indian hockey team win its first golden medal? जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है उसने अपना पहला गोल्ड मेडल किस गेम में जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज 1928 में एम्स्टरडेम में जो गेम ऑर्गेनाइज किए गए थे उसमें भारतीय जो हॉकी टीम थी उसने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। Next question is, when was Prerna Shrimali given the संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? तो गाइज प्रेरणा श्रीमाली जी जो हैं वो कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं एंड यस, वो जयपुर घराना से बिलोंग करती हैं और अपने कथक जो उनका डांस नृत्य शैली है उसमें अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था in the year 2009. So 2009 is the correct answer. Next question is, which goddess is worshipped in the Chittirai festival celebrated in Madurai, Tamil Nadu? तो guys sorry, चिथिराई फेस्टिवल जो है ना गाइज, ये मदुरई तमिलनाडु का एक बहुत फेमस त्योहार है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ के लोग इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाते हैं। एंड आपसे पूछा गया था इस फेस्टिवल को जब सेलिब्रेट किया जाता है उधर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा तो उसमें किस माता की, किस देवी की पूजा की जाती है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है देवी मीनाक्षी। देवी मीनाक्षी जो है उनकी वर्शिप की जाती है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। और ये जो फेस्टिवल होता है ना गाइज, बेसिकली इसमें लॉर्ड शिव जी I'm so sorry, actually not keeping well since it's been like 4-5 days, so bear with the voice. So yeah, ये जो फेस्टिवल है ना गाइज, दिस फेस्टिवल चितराई फेस्टिवल इज बेसिकली सेलिब्रेटेड जिसमें जो भगवान शिव जी हैं जिसको वहां पर लोग लॉर्ड सुंदरेश्वर, भगवान सुंदरेश्वर बोलते हैं, तो जो लॉर्ड सुंदरेश्वर हैं और जो देवी मीनाक्षी हैं यानी कि शिव जी और पार्वती जी का जो मिलन हुआ था ना गाइज, उस पर्टिकुलर चीज को सेलिब्रेट करने का ये जो फेस्टिवल है। तो आप इस चीज को भी, इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा दैट दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर व्हाट, उसमें वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो भगवान शिव और भगवान पार्वती का जो मिलन था उस को सेलिब्रेट करने के लिए ये चित्तराय फेस्टिवल मदुरई तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम जो कि गुजरात में लेकर आई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो गाइज इस पर्टिकुलर स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना मनी
उस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलोकेट करा है? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है INR 58 करोड़। तो अ टोटल ऑफ 58 करोड़, वेल दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, जो कि गवर्नमेंट ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का जो स्कीम लाया था गुजरात में, उसके लिए बेसिकली अलोकेट किया है। जो गवर्नमेंट की गुजरात है उसने इम्प्लीमेंट करा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में ODOP स्कीम भी बोला जाता है, जिसमें 58 करोड़ INR का अमाउंट ग्रांट करा है। अब किस पर्टिकुलर चीज के लिए ये स्कीम लाया गया है गाइस? तो उसका आंसर है टू प्रमोट इट्स इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल। मतलब जितने भी हमारे स्थानीय प्रोडक्ट हैं, हमारे कंट्री के नेशनल जो भी प्रोडक्ट हैं, उसको इंटरनेशनल कैसे बनाया जाए, इंटरनेशनल लेवल कैसे लेके जाया जाए, जिससे कि हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो सके, उस चीज को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। Okay, next question is who gave the slogan go back to the Vedas? तो guys this particular slogan जो है, मतलब जो वेदास की तरफ वापस लौटो, ये दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे उनके द्वारा दिया गया था। और जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने वेदास जो थे, he basically looked upon the Vedas as India's rock of ages। तो guys ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उनका यह मानना था कि जो हिंदू रिलीजन होता है और ये जो वेदास हैं हिंदुत्व के, हिंदू रिलीजन के, जो जो कि मतलब एक होता है ना कि एक इटर्नल, अनऑल्टरेबल और इनफैलिबल, और इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं और बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं, बहुत ही ज्यादा डिवाइन है, उनका मानना ये था। इसीलिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास। मतलब जो लोग भूल गए हैं अपनी संस्कृति, कल्चर जो भी है उसको भूल गए हैं, तो इट्स टाइम फॉर देम टू मूव बैक टू द वेदास। तो this is the reason why he gave this particular slogan, that it's time for Indians to go back to the Vedas. And the Vedas are the source of all knowledge. These two are the slogans given by दयानंद सरस्वती। और वो इस चीज को माना करते थे दैट वेदास जो हिंदुत्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर के लिए। सो गाइड जो दयानंद सरस्वती थे, उनके हिसाब से जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें पुराण्स हो गए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ आइडल वर्शिप एंड अदर सुपरस्टिशियस बिलीफ इन द हिंदू रिलीजन। की अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं, करते हैं, तो ऑब्वियसली जो सुपरस्टिशियस चीजें हैं ये वो आपसे काफी दूर ही रहेंगी। सो गाइज यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो दयानंद सरस्वती थे उनका ओरिजिनल नेम क्या था। गाइज अक्सर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो उनका वास्तविक नाम था बेसिकली वो क्या था। तो गाइज जो दयानंद सरस्वती जी थे, उनका जो वास्तविक नाम था वो था मूल शंकर। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज विच इज एसोसिएटेड विद हिम, कि उन्होंने ही जो आर्य समाज था उसकी स्थापना करी थी। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और अगर आपसे पूछा जाता है कब और कहाँ की थी, सो गाइस 10th ऑफ अप्रैल 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी बॉम्बे में, जो कि आज के समय में मुंबई कहलाता है और उस समय में बॉम्बे कहलाता था। सो यस, दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा देवी से रिलेटेड। जो अन्नपूर्णा देवी हैं, शी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो गाइज जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो एक प्रकार का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सुरबहार बोलते हैं, उसको बजाने के लिए वो काफी ज्यादा मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। एंड सुरबहार इज बेसिकली अ काइंड ऑफ बास सितार, यू कैन से, ठीक है, सितार काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अन्नपूर्णा देवी अपने घर पर काफी बजाया करती थी। और बात करें कि वो कहाँ लोकेटेड था उनका घर, तो गाइज इट वाज लोकेटेड एट द वार्डर रोड इन मालाबार हिल, मुंबई। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पंडित रवि शंकर के जो पर्सनल सितार मेकर थे, मतलब जो रवि शंकर जी थे वो भी एक सितार वादक ही थे, तो उनके जो पर्सनल सितार मेकर थे ना, जिनका नाम था नोदू मुलिक, उन्होंने इस सुरबहार को अन्नपूर्णा देवी जी के लिए 1951 में बनाया था। और जो अन्नपूर्णा है, उनका जो नाम है, बंगाली में उन्होंने उनके उस सुरबहार पे लिखा था, मतलब ही लिटरली इंस्क्राइब्ड हर नेम एंड इनिशियल्स उनके सुरबहार जो इंस्ट्रूमेंट था उस पे। सो यू शुड नो दिस थिंग।
एंड यस इट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वो किस लैंग्वेज में इंस्क्राइब था, तो गाइज इट वाज इंस्क्राइब्ड इन बंगाली। Okay, so moving to next question, when was the National Food Security Act, जिसको हम शॉर्ट में NFSA बोलते हैं, ये कब पारित किया गया था, कब पास हुआ था? So guys, the NFSA was basically passed on 5th of July 2013. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज? तो गाइज बात करें हिमालयन रेंज के जो पार्ट नहीं होते, वो कौन से पर्वतमाला होती है? तो गाइज जो कलसुबाई है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। कलसुबाई जो है ये वेस्टर्न घाट, जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो वहाँ की श्रेणी है, वहां पर आता है ये। एंड दिस इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और जो कलसुबाई है, दैट इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है, देन जो आपको पता होना चाहिए। और ये लोकेटेड कहाँ है? सो गाइज इट इज बेसिकली लोकेटेड इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन अकोल तालुका। सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, याद रखना। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि जो कलसुबाई है वो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की। दूसरा, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अकोल तालुका में यह लोकेटेड है। सो एकदम जो स्पेसिफिक इसके लोकेशन है। इसका जो समिट है, दैट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन। एलिवेशन की अगर हम बात करें, हाइट की बात करें, तो इन मीटर्स इट इज 1646 मीटर्स। एंड फीट में अगर हम बात करें कि कितना फुट ऊंचा है ये, तो वो है आपका 5400, यानी कि 5400 फीट ऊंचा है ये। उसका एलिवेशन इतना ऊंचा है, एंड दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। महाराष्ट्र में ये सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा गाइज वन मोर थिंग दैट यू शुड नो इज व्हाट काराकोरम। तो गाइज जो काराकोरम्स होते हैं ना, दे आर आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयंस, ठीक है? तो ये चीज भी आपको याद रखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दैट द काराकोरम आर जनरली कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द हिमालयस। Okay, next question. What are the rod-shaped structures present in the nucleus of the cell? तो गाइज हम जैसे जानते हैं, जो सेल में, जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री पढ़ते समय, इस तरह का कुछ रॉड शेप का कुछ 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 होता है। सो आपसे पूछा गया था कि ये जो रॉड शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो एक थ्रेड लाइक, मतलब एक पतली सी थ्रेड होती है, लेकिन जब आप उसको यू नो दैट व्हाट इज इट कॉल्ड, oh god, I cannot remember that name. Okay, when you are in the lab and you look it from what, oh god, ओके जब आप उससे देखते हैं, तो उसको आपको वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, कुछ ऐसा रॉड शेप का दिखता है, जबकि रियल में दैट इज जस्ट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन। जब सेल डिवाइड होते हैं, तो वो काफी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, अलग से और अच्छे से। ओके, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर स्ट्रक्चर्स विद इन द न्यूक्लियस दैट आर मेड अप ऑफ, और ये बने किसके होते हैं गाइस? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, द हेरिडिटरी मटेरियल। तो गाइस अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हेरिडिटरी, जो अब जैसे होता है ना कि वाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर से सन में, सन और डॉटर ऑब्वियसली चाइल्ड में जो चीजें आती हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है ना, वो प्रेगनेंसी में किसके थ्रू मूव होता है? वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही मूव होता है, एज यू कैन सी इट हियर, because they are made up of DNA, the hereditary material, and proteins. This combination of DNA and protein is called chromatin. ठीक है? So this is also important, इसको याद रखना। चलो आ ही गया हेरिडिटरी का क्वेश्चन, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग इन द ऑर्गेनिज्म? तो गाइज ऑफस्प्रिंग के अंदर जो हेरिडिटरी की चीजें होती हैं, वो क्रोमोसोम्स ही उसको ट्रैवल करवाते हैं बच्चे तक। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, और ये मिलते हैं आपको न्यूक्लियस ऑफ प्लांट्स और एनिमल सेल्स में। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वो फ्लो। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिस इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। इसमें आपसे पूछा गया था दैट व्हेन बेकिंग सोडा एंड विनेगर रिएक्ट्स,
ठीक है, जब बेकिंग सोडा और जब विनेगर रिएक्ट करता है एक साथ, तो एक तरह की गैस प्रोड्यूस होती है, और वही गैस जो होती है ना, वो बलून्स को फुलाने में, बलून्स को इन्फ्लेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपसे पूछा गया था दैट विच पर्टिकुलर गैस इज दैट। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही वही गैस होती है जो कि जब बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट करता है तब उत्पन्न होती है, और फिर बाद में जब हमें बलून्स, आपने देखे होंगे कि बलून्स के अंदर जो हवा भरी जाती है, जो गैस भरी जाती है, तो वो हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आर्टिकल से रिलेटेड आया था, विच लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है हमारा, उसमें जितने भी आपको अनुच्छेद हुआ, अनुसूचियां हुआ, सूचियां हुआ, सेक्शंस हुए, सब सेक्शंस हुए, कौन सा भाग है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज इनसे रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताओ, वीडियो चाहिए तो चैनल पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जाके देखो, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, तो जगह जो फंडामेंटल राइट है, वो ये आपको एक तरह का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 21, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल राइट है ना, वो आपको आर्टिकल 21 ग्रांट करता है। इसमें होता क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिस्क्राइब दिस राइट एज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल। गाइज जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने, तो गाइज ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट किस राइट को कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो गाइज जो आर्टिकल 21 है, दैट इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने खुद ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 21 है, उसमें ये जो फंडामेंटल राइट गिवन है, उसको हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट की उपाधि दी है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस राइट में होता क्या है, इस आर्टिकल में बताते क्या है। तो गाइज दिस आर्टिकल 21 बेसिकली स्टेट्स एंड गिव्स द फंडामेंटल राइट स्पेसिफिकली, जो कि ये बताता है दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। कोई भी इंसान, कोई भी, बी इट एनी एनी पर्सन, ठीक है, shall be shall no person shall be deprived of life and liberty except as per the procedure established by the law। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इंसान जीवन और जो आपकी लिबर्टी है उससे डिप्राइव नहीं रहेगा अदर देन द लॉ। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 21, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये जो ऋग्वेदा होते हैं, दे आर बेसिकली, देवर बेसिकली कंपोज्ड, उनकी मतलब रचना बेसिकली किस लैंग्वेज में हुई थी। तो गाइस जो ऋग्वेद होते हैं, दे आर प्राइमरीली रिटन इन एन आर्कैइक फॉर्म ऑफ संस्कृत, जिसको वैदिक संस्कृत बोला जाता है। तो यहाँ पे वैदिक संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। और जो ऋग्वेद हैं, दैट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर, जो कि वैदिक संस्कृत में कंपोज किए गए थे अराउंड 1500 to 1000 BCE। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो जिंदगी नामा है, ये जो उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो गाइज जो कृष्ण सोबती जी हैं, उनके द्वारा यह नॉवल लिखा गया था, जिसका नाम है जिंदगी नामा। और बात करें उनके कुछ अचीवमेंट्स की, तो गाइज जो कृष्ण सोबती जी थे, उनको 1980 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट। तो गाइज जो कबड्डी कोर्ट होता है ना, उसमें जैसे कि हम जानते हैं लेंथ और विड्थ अलग अलग होती है, एंड दैट इज आल्सो डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स प्लेयर्स। तो आपको मेन का पूछा गया था। तो मेन के लिए गाइज ये जो कबड्डी कोर्ट होता है, उसकी लेंथ होती है 13 मीटर और विड्थ होती है 10 मीटर। इसके अलावा जो विमेन्स होती हैं, उनके लिए जो इस कबड्डी कोर्ट की लेंथ होती है, वो होती है 12 मीटर और विड्थ होती है 8 मीटर। तो गाइज ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Okay, next important question. According to 2021, which neighboring country of India has the highest life expectancy of women during pregnancy? तो guys बहुत important सवाल है, और इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। तो guys श्रीलंका वो नेबरिंग कंट्री है जिसकी 2021 में हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ women during pregnancy।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ व्हाट? तो गाइज जो हाई कोर्ट होता है उसका जो जज होता है तो उसका जो रिटायरमेंट की एज होती है एज पर आर्टिकल 217 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट का जो जज होता है वो एट द एज ऑफ 62 ईयर्स रिटायर्स हो जाता है। एंड दैट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको पूछा जाता है तो एज पर द आर्टिकल 217 सबसेक्शन 1 फॉर सुप्रीम कोर्ट, a judge of this Supreme Court retires at the age of 65 years. तो ये important है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गैब्रो रॉक्स का, कि जो गैब्रो रॉक्स होती हैं दे आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो गाइस जो गैब्रो रॉक्स होती है ना वो इग्नियस रॉक्स का एक एग्जांपल होती है, मैफिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो गैब्रो होता है दैट इज बेसिकली अ फेनेरिटिक मतलब कोर्स ग्रेन्ड होता है, और मैग्नीशियम होता है एंड दैट इज रिलेटिवली लो इन सिलिका एंड रिच इन, जो कि सिलिका उसमें कम होता है, आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम जिसमें ज्यादा होता है इन पर्टिकुलर रॉक्स में, एंड येट दीज आर कॉल्ड गैब्रो रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म का पूछा गया था। अगेन गाइस एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आपको एब्रीविएशन पे वीडियो चाहिए, चाहे कंप्यूटर रिलेटेड हो, जनरल बैंकिंग रिलेटेड हो या नॉर्मल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हो, तो दैट इज ऑल अवेलेबल ऑन द चैनल। जाओ जाके देखो, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको एस एच जी बी एल पी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो गाइज यहाँ पे एस एच जी जो होता है ना, ये कभी कभी एस एच जीज यानी कि एक छोटा सा एस आपको देखने को मिलेगा, इस तरह भी लिख दिया जाता है। दैट इज नथिंग गाइज, दैट इज जैसे एस फॉर सेल्फ हो गया, एच फॉर हेल्प हो गया, जी फॉर ग्रुप हो गया। तो जब आप ग्रुप को ग्रुप्स मेंशन करते हो ना, तब आप एस एच जीज लिख देते हो, मतलब जस्ट इन द प्लोरल फॉर्म में उसको, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और बात करें बीएलपी की, तो बीएलपी इज बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इज द फुल फॉर्म फॉर SHGBLP। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि जो शुगर केन है उसको प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है इंडिया में? तो गाइज दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो नागराज मूर्ति है, ठीक है, वो किस भगवान से रिलेटेड है, किस देवी से रिलेटेड है? तो गाइज बेसिकली जो मानारासला टेम्पल है केरला में, वहां पे आपको एक अद्भुत तरह की मूर्ति देखने को मिलेगी जो कि नागराज, भगवान नागराज और नागयाक्षी देवी जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे नागयाक्षी देवी, अगर देवी पूछा जाता है तो नागयाक्षी देवी, भगवान पूछा जाता है तो नागराज नटराज आप ये कह सकते हैं। अब बात करें गाइज माना रासला, जो ये टेम्पल है जिसको श्री नागराज टेम्पल भी बोलते हैं, इन हरिपद इज अ वेरी एंशियंट एंड इंटरनेशनली नोन सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द डिवोटीज ऑफ सर्पेंट गॉड्स। सर्पेंट गॉड्स बोलते हैं गाइज नागराज को। एंड द फेमस नागराज टेम्पल जिसको मानर सरला बोलते हैं इन हरिपद इज नेस्टल्ड इन अ फॉरेस्ट ग्लेड लाइक मोस्ट स्नेक टेम्पल्स, जो कि वहां पर लोकेटेड है। जो ये टेम्पल है उसमें कम से कम आपको 1 लाख मतलब 100,000 इमेजेस देखने को मिल जाएगी ऑफ स्नेक्स along the paths and among the trees, and this is the largest such temple in Kerala। ये सबसे बड़ा केरला में कुछ ऐसा स्नेक टेम्पल कहलाता है। गाइज नंबर याद रख लेना, कम से कम 100,000 इमेजेस आपको स्नेक्स की देखने को मिल जाएगी जैसे जैसे इस आप इसके पाथ पे चलते जाओगे, और वहाँ ट्रीज जो हैं वहां पर भी आपको ये इस तरह का बना कुछ मिल जाएगा। एंड यस दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज द लार्जेस्ट इन केरला। ओके, कपल्स सीकिंग फर्टिलिटी कम टू वर्शिप। तो गाइज ऐसे कपल्स जो कि फर्टिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं, हु आर नॉट हैविंग बेबीज इवन आफ्टर ट्राइंग, तो वो भी यहाँ पर वर्शिप करने के लिए आते हैं अपॉन द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड। एंड यस दे कम टू होल्ड थैंक्स गिविंग सेरेमनीज ऑल्सो। तो अगर आपको बच्चा हो जाता है तो थैंक्स गिविंग करने भी काफी यहाँ पे लोग आते हैं। और वो क्या करते हैं, दे ऑफन ब्रिंगिंग न्यू स्नेक इमेजेस। तो वो ऑफर जो करते हैं भगवान को, जो ऑफरिंग्स देते हैं उसमें बेसिकली जो स्नेक की इमेजेस होती हैं
वो कुछ इस तरह का भगवान पे चढ़ाते हैं। और एक स्पेशल टर्मरिक पेस्ट, मतलब हल्दी का कुछ पेस्ट बनाया जाता है जो कि यहाँ पर मंदिर में मिलता है, दैट इज क्रेडिटेड विद क्यूरेटिव पावर्स। ऐसा बोला जाता है कि उस टर्मरिक में कुछ क्यूरेटिव पावर्स होती हैं, तो वो भी वहाँ पर ऑफर किया जाता है एंड लगाया जाता है। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दैट मानसरला टेम्पल। Okay, next question. In which year the Hindu Widow Remarriage Act was passed? So, guys, in the year 1856, this particular thing came into existence, और इसका जो आइडिया था वो दिया गया था लॉर्ड डलहौजी का जो एरा चल रहा था, शासनकाल चल रहा था उसमें। लेकिन ये जो एक्ट था, एक्ट जो था, दिस वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन द ईयर 1856। जो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट था 1856, उसने क्या करा था, उसने बेसिकली लीगलाइज कर दिया था दैट द हिंदू वुमेन हु हैव लाइक गॉटन विडो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो रीमैरिज कर सकती हैं। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग गॉट लीगलाइज्ड ऑन 16th ऑफ जुलाई 1856। और जो ये एक्ट था वो इनैक्ट हुआ था 26th ऑफ जुलाई को, ठीक है। 16 जुलाई को लीगलाइज हो गया था, 26 जुलाई से इनैक्टेड शुरू हो गया था, मतलब इस पे एक्शन शुरू हो गए थे। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। ओके, नाउ लेट्स लुक फॉर सम ऑफ द इंग्लिश क्वेश्चंस कि आपको इंग्लिश में क्या पूछा गया था। तो गाइस कुछ सिनोनिम पूछे गए थे, जिसमें नंबर 1 है पेनासिया। तो गाइस पेनासिया बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का रेमेडी होता है जो कि किसी डिजीज को ओवरकम करने के लिए दिया जाता है, जिसको आप दवाई कहते हो। तो पेनासिया के कुछ सिनोनिम्स इस तरह से हैं, आपसे सिनोनिम पूछे गए थे इसके। तो क्योर ऑल, हील ऑल, नोस्ट्रम, एलिक्सिया, मैजिक बुलेट, कैथोलिकन, Dia Catholican, Panfermacon, Universal Cure, Cure for All Ills is all, ये सारे सिमिलर टर्म्स हैं, सारे सिनोनिम्स हैं पेनासिया के। नेक्स्ट आपसे कूडोज का पूछा गया था। गाइस कूडोज हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग ऑल ऑफ अस टुडे। अगर किसी को प्रेज करना होता है तो वी से कूडोज, किसी को चेयरअप करना होता है तो वी से कूडोज। सो वी मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड दीज डेज अ लॉट, जिसका मतलब होता है गाइस टू प्रेज, ठीक है। कूडोज का मतलब होता है प्रेज करना, कमेंडेशन करना, अपलॉज, सैल्यूट, ऑनर, अक्लेम, अक्लेमेशन, ट्रिब्यूट, चीयर्स और ओवेशन, ठीक है। कहते हैं ना स्टैंडिंग ओवेशन, तो यू आर typically referring kudos. Okay, next and last question for today's video. आपसे reluctant का भी synonym पूछा गया था। तो guys reluctant के कुछ synonym इस प्रकार है। reluctant मतलब unwilling, ठीक है। you are reluctant for something which means you are unwilling of doing it. तो unwilling हुआ, dissolent हुआ, unenthusiastic हुआ, grudging हुआ, resistant, resisting, opposed, antipathic, hesitant, shy, bashful. All of these things are basically आपके reluctant के synonyms हैं, similar words हैं। सो दैट्स इट गाइज, वो थे सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि 8 अक्टूबर 2024 का आपका एसएससी एमटीएस 2024 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, एंड ऑल्सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और हमें अपनी रिकमेंडेशंस, सजेशंस, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो जरूर से बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड यस, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, एंड